ओके। ये जी सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप बेसिकली स्कूलिंग ले सकते हैं। फॉरेक्स की बेसिक से लेके प्रोफेशनल तक स्कूलिंग ले सकते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है कि कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे आपका सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इसको वैसे अगर आप विदाउट एनी नॉलेज आप इसको रीड आउट करोगे तो हो सकता है आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ ना भी आए। ठीक है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बताता जाऊंगा और कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी बताता रहूं। थोड़ा फास्ट चलूंगा, अगर कोई आपका क्वेश्चन क्लियर ना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो उसमें। ठीक है। अब ये देखो, इसमें अलग अलग स्कूल बनाए हुए हैं इसने। ये प्री स्कूल है, जिस तरह हमारी नर्सरी प्रेप होती है। तो जिसको बिल्कुल भी फॉरेक्स का पता नहीं है वो यहाँ से स्कूल को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन मेरी नजर आ रही है सबको? चैट में आप लिख दो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि व्हाट इज फॉरेक्स, के फॉरेक्स बेसिकली है क्या। आप लोगों ने सुना तो होगा, काफी सारी जगह पे आप लोगों ने ग्राफ भी देखे होंगे। किसी का माइक ऑन है? माइक बंद कर दे अपना। आप लोगों ने डिफरेंट जगह पे ग्राफ देखे होंगे, लोगों के डॉलर बनते हुए देखे होंगे। लोग डॉलर्स बना रहे होते हैं और वो होता क्या आपकी समझ में आता नहीं है कि ये बेसिकली है क्या। तो आप लोग उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज समझ के और ज्यादा टाइम टेकिंग चीज समझ के आप उसको ज्वाइन ही नहीं करते। हालांकि अगर आपको अगर सिखाने वाला ठीक है तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको सिखाने के लिए। एक मिनट, किसी का माइक अभी भी ऑन है, मैं माइक ऑफ करने जा रहा हूँ। हाँ भाई, आपका माइक ऑन है। हाँ। अच्छा, अब फॉरेक्स बेसिकली देखो, आप अगर आउट ऑफ कंट्री आप में से कोई भी जाता है, ठीक है, आप सबसे पहले एयरपोर्ट से या जाने से पहले या जाते हुए आप वहां से सबसे पहले अपनी करेंसी को चेंज करते हैं, क्योंकि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां पे आपकी करेंसी चलती ही नहीं है, तो वहां पे आपकी वो किसी काम की नहीं है। आप एक्सचेंजर के पास जाते हो, आप उससे रेट पूछते हो कि अभी डॉलर का क्या रेट है। वो आपको एक रेट बताएगा, वो बोलेगा 240 और 240.50। मतलब कि अगर आपने उससे डॉलर लेने हैं तो 240.50 पे वो आपको देगा, और अगर आपने उसको बेचने हैं तो वो 240 के हिसाब से आपसे लेगा। ये बीच में उनका बाइंग सेलिंग का डिफरेंस होता है जहां से वो एक्सचेंजर्स कमाते हैं। ठीक है। अब इसमें सेम वही चीज है कि आप अगर एक्सचेंजर के पास जा रहे हो, वो आप ट्रैवल करने के लिए डॉलर्स ले रहे हो, वो हो सकता है थोड़े हो, क्योंकि एक बंदा जिसको इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो हमेशा कोशिश करता है कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो, मैं ज्यादा मिकदार में चीज को लूँ और बेचूं, और मेरा जो प्रोसीजर है ना वो थोड़ा फास्ट हो जाए, मुझे बीच में प्रॉब्लम्स ना आए। जिस तरह के ट्रैवल करने का इशू, कि मैं अब ट्रैवल करूंगा, मैं वहां पे जाऊंगा एक्सचेंजर के पास, मैं वहां से उससे डॉलर परचेज करूंगा। फिर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम और आता है उसमें कि मुझे डॉलर की पहचान भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में 90% लोगों को डॉलर की पहचान नहीं है, कि उसको कोई नकली भी दे दे तो उसको नहीं पता कि वो डॉलर ठीक है या नहीं है। डॉलर की पहचान वाला इशू आ गया कि उसको नहीं पता कि वो असल है या नहीं। कोई नकल निकल आया तो उसका वो पहला पहला लॉस उसका वो हो जाएगा। दूसरा लॉस के चांसेस जो हैं, अगर रास्ते में वो आ रहा है, खुदा ना खास्ता उसको कोई चोर डकैत पड़ गया तो उसके वो वाले पूरे के पूरे वैसे भी चले जाएंगे। तो सिक्योरिटी का इशू आ गया, ठीक है ना। क्वालिटी का इशू आ गया कि उसको नहीं पता कि किस तरह के होते हैं रियल और फेक डॉलर। अब तीसरे नंबर पे उसको दोबारा जब रेट बढ़ेगा डॉलर का, उसको एक बायर भी ढूंढना है जिसको वो बेचेगा, चाहे वो एक्सचेंजर है चाहे वो कोई और है। लेकिन सेम प्रोसीजर उसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। वो घर से डॉलर उठाएगा, वो बाहर मार्केट में जाएगा ट्रैवल करके, वो उसको फिर बेचेगा। फिर अगले बंदे, आपको पता आइडिया होगा कि अगर आप मार्केट में कोई चीज़ बेचने जाते हो, किसी ना किसी चीज़ का बिजनेस आपने किया होगा, कुछ ना कुछ आपने बेचा होगा कभी मार्केट में।
तो लोग उसका ना डिफरेंट रेट लगाते हैं कि ये डॉलर डॉलर छोटा है तो उसका रेट और लगाते हैं, डॉलर बड़ा है तो उसका रेट पूरे डॉलर के हिसाब से देते हैं, नोट फटा हुआ है, टेप लगी हुई है, कुछ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद, अगर आप डॉलर्स ले रहे हो या यूरो या पाउंड कुछ भी परचेज कर रहे हो। तो ये बेसिकली जो फॉरेक्स है ना, ये बेसिकली एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जिसको आप आलमी मंडी भी बोलते हो, जहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं कि इन्वेस्टर को जरूरत नहीं पड़ती कि यार मुझे क्वालिटी का इशू हो या इस तरह के कोई मामलात हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं वही सारे एक्सचेंजर्स को मैं कनेक्ट कर दूं एक प्लेटफॉर्म से, कोई वेबसाइट भी बोल सकते हैं उसको, कुछ भी बोल सकते हैं, अगर मैं उसको कनेक्ट कर दूं वहां पे, वेबसाइट पे ही आपको सारे रेट्स आ रहे हो और आप घर बैठे ही वो डॉलर परचेज करें और उसी एक्सचेंजर के थ्रू आप सेल करें, बाय सेल आप जितना मर्जी कर सकते हो। उसमें क्या होगा, एक क्वालिटी वाला इशू नहीं आएगा आपको, दूसरा ये होगा कि आपको सिक्योरिटी का इशू नहीं आएगा आपको, तीसरा ये कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो फास्ट हो जाएंगी और आप एक दिन में, उस तरह आप एक दो दिन में एक ट्रांजेक्शन कर रहे थे, डॉलर लेके बेच रहे थे, इस तरह आपकी जो है ट्रांजेक्शन की जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ी मजीद फास्ट हो जाएगी। अब ये जो काम है बेसिकली आलमी मंडी का, ये समझें कि जब से ये मंडियां बनी हैं, चाहे जैसे हमारी सब्जी मंडी होती है, ये करेंसी की भी पूरी मार्केट है। जब से करेंसी जनरेट हुई है, जब से दुनिया में करेंसी आई है, तब से इसकी ये एक्सचेंज, इसकी मंडी एग्जिस्ट करती है। जब इंटरनेट नहीं था, कुछ फोन नहीं थे, कुछ इस तरह की चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो जो लोग वहां पे एग्जिस्ट करते थे एक्सचेंज वाले कंट्रीज में, लाइक न्यूयॉर्क में अगर एक्सचेंज है तो न्यूयॉर्क में जो लोग होंगे वो सिर्फ वहीं जाके उसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। मंडी में जाके वो अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे और करेंसी ले लेंगे और बेच देंगे। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, इंटरनेट का जमाना आया, जिस तरह बैंक्स ने तरक्की की, बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने कहा जी अभी जब हम ऑफलाइन बैंकिंग यूज कर रहे थे, अगर आप लोगों ने भी की होगी, तो ऑफलाइन बैंकिंग में ये था कि मेरा अकाउंट जिस ब्रांच में होगा, मैंने उसी ब्रांच में जाके ही मैं अपने पैसे वापस निकाल सकता हूँ, क्योंकि इंटरनेट था नहीं और सारे बैंक आपस में कनेक्टेड नहीं थे। बेशक वो HBL UBL कोई भी बैंक हो, उसमें आपने अगर कोई भी एक्सपोज करो, गलमा चौक पे एक ब्रांच है जहाँ पे आप जाके पैसे जमा करा के आए हो, आपको वापस उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा, उसी बैंक की अदर ब्रांच से आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब हुआ ये कि जब इंटरनेट का जमाना आया तो ATM लॉन्च हो गई। ATM से क्या बेनिफिट हुआ, पहले जिस बंदे को 500 निकलवाना है या 1 करोड़ निकलवाना है, वो चेक लेके बैंक जाता था तो उसको पैसे मिलते थे। अब इंटरनेट से पूरे सारी बैंकिंग आपस में कनेक्टेड हो गई। कनेक्टेड होने के बाद जो ATMs थी वो लॉन्च हुई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हर बंदे को उसके अकाउंट की एक एक्सेस दे दो, उसको उसको इसका ID एक बना दो। ID मींस आपका ATM कार्ड, जिसके थ्रू वो अपना ATM में जाके अपना अकाउंट लॉग इन करेगा और अपनी ट्रांजेक्शन्स कर सकता है, अपने अकाउंट को किसी भी हिसाब से वो यूज कर सकता है। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि जिस बंदे को छोटी ट्रांजैक्शंस करनी थी, वो दुनिया में कहीं से भी किसी भी ATM से, ATM बेसिकली एक टर्मिनल है आपका जहां से आप अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हो, वो दुनिया में कहीं से भी जाके अपना अकाउंट लॉग इन करके उसको यूज कर सकता है। यूज करने का मतलब ये है कि चाहे किसी को पेमेंट ट्रांसफर करे, किसी के मोबाइल पर टॉपअप करे या बिल पे करे, कुछ भी वो कर सकता है, उसके पास टोटल अथॉरिटी है अपने अकाउंट को यूज करने की। अभी जहां तक मैं बोल चुका हूँ, आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, सबका क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर कुछ समझ नहीं आ रहा मैं साथ साथ क्लियर करता दूंगा, किसी ने कुछ मिस कर दिया हो तो। ओके क्लियर, ठीक है।
हाँ जी, समीर कौन है ये? समीर? यार मुझे तो अब मैसेज भी नहीं करना आता इसके ऊपर। मैं तो फर्स्ट टाइम टेलीग्राम जूम में आ रहा हूँ। सॉरी। नहीं हाँ, लोग, पता चल गया। भाई अपना नेम बता दें पहले आप। समीउल्लाह नाम है, डेर इस्माइल खान से ताल्लुक है। डेर इस्माइल खान से हूँ भाई। नया हूँ फॉरेक्स में। अच्छा अच्छा, तो आपने अभी जो मैंने बोला स्टार्ट से अब तक आपने कहाँ से ज्वाइन किया? मैं अभी जस्ट, आपने पहला क्वेश्चन ही ये किया कि कौन है समीउल्लाह। मैंने भी ज्वाइन किया भाई। नहीं सुना। अच्छा, चलिए मैं बेसिकली थोड़ा सा स्पीड में बता देता हूँ जो चीज़ मिस हो गई आपसे। अभी ज़्यादा लेक्चर हुआ नहीं हमारा, ठीक है? जी तो प्लीज। बेसिकली मैं बता रहा था कि ये जो फॉरेक्स का काम है, आप इसके बारे में अगर कुछ जानते हो तो मुझे बता दो पहले, ताकि मैं वहीं से स्टार्ट करूँ। हाँ, फॉरेक्स बस बेसिक ही जानता हूँ कि आलमी मंडी इंटरनेशनल मार्केट कहा जाता है। फॉरेक्स MT4 MT5 में होती है। मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं। हम्म मैंने अभी नया XM में अकाउंट बनाया है हम्म। और डिपॉजिट कल ही करवाया है थोड़ा सा, 250। चलें फिर तो, आप जो मैं बता चुका हूँ वो तो आप जानते हैं। ये फर्स्ट क्लास है बेसिकली, इसमें मैं बेसिक्स बता रहा हूँ कि ये मार्केट है क्या। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल, जिन्होंने टर्मिनल ने देखा भी नहीं, जिन्हें कुछ पता नहीं है कि ये बेसिकली है क्या काम, ठीक है ना? हाँ, नहीं नहीं, मैंने यूट्यूब से ना थोड़ा बहुत हेल्प लेता रहा था और फैसल भाई को भी तंग करता रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये मैं वेबसाइट मैंने बताई है कि अगर आपको फॉरेक्स के हवाले से कुछ रीड आउट करना हो तो ये बेसिकली आप स्कूल समझ लो इसको फॉरेक्स का, कि ये आपको एक एक चीज़ की बेसिक्स बताएगा। क्योंकि आपने अकाउंट तो बनाया हुआ है, लेकिन अकाउंट बनाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें पता होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे एक एक चीज़ मिलेगी। अब मैंने व्हाट इज़ फॉरेक्स बता दिया कि ये एक आलमी मंडी है जहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर सकते हो। उसके लिए होता ये है कि पहले इस तरह बैंक ऑनलाइन नहीं थे, बैंक ऑनलाइन हुए तो उन्होंने एटीएम लॉन्च कर दी कि आप अपने अकाउंट को दुनिया में कहीं से यूज़ कर सकते हो। इसी तरह जो ब्रोकर्स थे, जो एक्सचेंजेस के अंदर बेसिकली ब्रोकर बैठे होते हैं, अगर आप कहीं पे जाओगे ना, किसी भी मंडी में, दुनिया की किसी चीज़ की भी मंडी हो, चाहे आप लाइक अभी ईद गुज़री है, ईद पे जो जानवरों की मंडी थी, उसपे आप देखोगे अलग-अलग लोगों ने शेड्स बनाए हुए हैं अपने। वो बेसिकली ब्रोकर हैं, उनके प्लेटफ़ॉर्म पे लोग आके अपने जानवर ठहरा के बेचते हैं और लोग दूसरे आके वहाँ से खरीदते हैं। इसी तरह सब्ज़ी मंडी में भी जो आड़ती भी बोलते हो आप उर्दू में, तो वो बेसिकली ब्रोकर होते हैं। वो आपको एक्सेस देते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज में डायरेक्ट आप एंट्री नहीं ले सकते, डायरेक्ट आप ट्रेड नहीं ले सकते। आपको किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ठीक है? अब इसमें क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं ट्रेडिंग के लिए, वो आप करेंसीज़ हैं आपके पास, ठीक है? इसमें आपके पास करेंसीज़ के अलावा मेटल्स होते हैं, लाइक गोल्ड। गोल्ड को आप बाय सेल कर सकते हो इसमें। जो एक्सचेंज में आलमी मंडी में गोल्ड अवेलेबल है, आप यहाँ से बैठ के किसी एक ब्रोकर के थ्रू डॉलर्स में अकाउंट ओपन करते हो। फिर उन उन डॉलर्स को आप यूज़ करते हो बाइंग और सेलिंग में, किसी भी चीज़ की। अब बाइंग सेलिंग में बेसिकली है क्या, फॉरेन एक्सचेंज में मैं आपको उसका थोड़ा-सा मज़ीद मतलब समझा देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज, देखें, जब करेंसी वगैरह ये कुछ दुनिया में एग्ज़िस्ट करता नहीं था, तो होता क्या था, लोग आपस में ना कोई गंदुम दे के कोई चीज़ पर चावल परचेज़ कर रहा है, कोई चावल दे के गंदुम परचेज़ कर रहा है। ये एक्सचेंज बेसिकली हो रही होती थी 2 चीज़ें। जब करेंसी इंट्रोड्यूस हो गई तो फिर क्या हुआ, फिर आप करेंसी देते हो और बदले में कुछ भी परचेज़ करते हो। अब इस मार्केट में क्या होगा, आपको करेंसी के बदले भी करेंसी ले सकते हो आप। बेहतर सिस्टम क्या कह रहे हैं तो फिर बार्टर सिस्टम, अब्दुल्ला हाँ, भाई। बिल्कुल। मतलब वो चीज़ों के बदले चीज़ें लोग हाँ, देते थे हाँ, बिल्कुल, तिजारत करने के लिए जब बिल्कुल, करेंसी नहीं बिल्कुल, थी। ऐसे ही है। अच्छा, कहाँ था मैं, भी क्या बता रहा था आपको? अच्छा, इस मार्केट में आपको ये होगा कि आप करेंसीज़ के बदले करेंसीज़ भी परचेज़ करोगे। जैसे यूरो, आप यूरो बाय कर रहे हो डॉलर से, ठीक है ना? या आप पाउंड बाय कर रहे हो डॉलर से, या आप गोल्ड बाय कर रहे हो डॉलर से, या आप पाउंड बाय कर रहे हो यूरो से। तो डिफरेंट करेंसीज़ को आपस में आप बाय सेल करते हो। अब होता क्या है कि आप एक शॉप पे जाते हो ना, आप उसको जाके कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हो।
आप उसे बदले में 50,000 आपने दे दिया, ठीक है। अगले दिन आप फिर जाते हो, आप देखते हो कि यार अब उस फ़ोन का रेट 50 से 60,000 बन चुका है ना, तो आप उसको 60,000 दे रहे हो, 10,000 रुपए एक दिन में उसका रेट बढ़ चुका है। बेसिकली पाकिस्तान में हो रहा क्या है, पाकिस्तान में हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है। हमें फ़ोन पहले भी एक ही मिला था, हमें फ़ोन कल भी एक मिला था, आज भी एक ही मिला, लेकिन बदले में हमने उसको 10,000 एक्स्ट्रा क्यों दिए हैं? क्योंकि हमने उसको जो 50,000 बेचे थे, जो हम करेंसी दे रहे होते हैं ना, किसी से कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं, वो हम अपने पाकिस्तानी पैसे उसको बेच रहे होते हैं और बदले में कुछ ले रहे होते हैं उससे। अब पहले हमने उसको 50,000 बेचे थे, अब हम उसको 60,000 बेच रहे हैं। मतलब जो प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा है, वो डिवैल्यू हो रहा है। तो हमें ये एक्सचेंज क्या ऑफ़र देती है कि जो प्रोडक्ट डिवैल्यू हो रहा है, उसमें से निकलो और जो प्रोडक्ट अप जा रहा है, उसमें अपने एसेट्स को आप चेंज करो। ठीक है ना? अब पाकिस्तान में होता क्या है, अगर आपके किसी भी बंदे के अकाउंट में पैसे पड़े हैं, वो चाहे 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ पड़ा हुआ है, वो 5 साल भी लेके बैठा हुआ है, वो ईज़ी बैठा होगा कि यार मेरे पास तो 1 करोड़ की सेविंग हुई पड़ी है, मेरे पास 1 करोड़ पूरा पड़ा होगा। उसको ये नहीं पता कि यार वो मैंने 1 करोड़ पीकेआर मैंने खरीदे हुए हैं। वो अगर डॉलर लेगा तो वो डॉलर में फ़ील करेगा कि डॉलर का रेट डाउन हो रहा है। लेकिन पीकेआर का रेट हमारे पाकिस्तान में कोई भी बंदा चेक ही नहीं करता कि यार पीकेआर भी डिवैल्यू होता है। वो भी डिवैल्यू हो रहा है, जो महँगाई हो रही है वो क्यों हो रही है? तो आप सबसे पहले अपने जो पीकेआर हैं, उसको आप किसी एसेट में या किसी करेंसी में, किसी मेटल में, किसी न किसी चीज़ में आप उसको कन्वर्ट करो। उस चीज़ में जो अप जानी हो। अब आपके पास एक होती है रिटेल मार्केट, एक होती है आपके पास होलसेल मार्केट। फॉर एग्ज़ाम्पल इस मार्केट में आप कहते हो यार मैं अगर गोल्ड लेता हूँ या कुछ भी लेता हूँ तो लोग इसी में क्यों लेते हैं? करेंसी लेता हूँ तो लोग इसी में क्यों लेते हैं? लोग अपने पास जाके वहाँ से क्यों नहीं ले सकते मार्केट से? पहली चीज़ ये, अगर डॉलर की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में इस टाइम आप $1000 से ऊपर लेने जाओगे ना तो वो आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। आप इज़िली ले ही नहीं सकते ज़्यादा ना $1000 से ऊपर। तो जो इन्वेस्टर हज़रात हैं उनके लिए ये 1 मिनट भाई। हेलो, हाय ब्रो, कैन यू प्लीज़ कॉल मी आफ्टर 1 एन आवर? आई एम इन मीटिंग। थैंक यू। अच्छा, अब जो इन्वेस्टर नज़र आते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है ना कि वो जाएँ और उधर हज़ार-हज़ार करके डेली बेसिस पे लें। उनका तब तक डॉलर का रेट और बाकी चीज़ों का रेट कहाँ पहुँच चुका होगा। एक बंदा अगर 50,000 लेना चाहता है, वो हज़ार-हज़ार लेगा, उसके 50 दिन लग जाएँगे वहाँ पे उतना स्टॉक लेने में। ये सेम ऐसे ही है कि आपके पास जो एक्सचेंजर बैठे हुए हैं, वो रिटेल एक्सचेंजर हैं। ठीक है ना? वो रिटेल कस्टमर के लिए है, जो बाहर जा रहा है वो अपने लिए डॉलर परचेज़ करे, वो 1000, 2000, 5000 ही करेगा और वो बाहर ले जाए और अपने यूज़ के लिए यूज़ कर ले। इन्वेस्टर के लिए मार्केट ही ये है जिसकी मैं आपको जो है ना, जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। इन्वेस्टर के लिए ये मार्केट है, इन्वेस्टर के लिए वो मार्केट नहीं है। ये सेम ऐसे हो गया जैसे मुझे अगर 1 किलो चीनी लेनी है तो मैं करियाने की दुकान पे जाऊँगा। ठीक है ना? अगर करियाने वाले को मैं कहूँगा कि यार मुझे आप 1 ट्रक पूरी चीनी का दो और वो मुझे बोलेगा भई मेरी कैपेसिटी तो 1 बोरी की या डेली की, वो आपको 1-1 बोरी करके कितने दिन में वो स्टॉक पूरा करेगा। लेकिन अगर आप एक्सचेंज में जाओगे तो एक्सचेंज में वो चीज़ ऑलरेडी बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा मिकदार में अवेलेबल है। आप वहाँ जाओगे, आपकी इतनी अवेलेबल होगी वो कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि यार मुझे वेट करना पड़े। आप इंस्टेंट वो चीज़ ले सकते हो जितनी भी आपको चाहिए। अब इस मार्केट का जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट, अगर आपकी फॉरेक्स मार्केट की बात करें, फॉरेक्स कमोडिटी स्टॉक्स इसकी बात करें, तो ऑलमोस्ट $6.6 ट्रिलियन की इसमें डेली की इसमें ट्रेड होती है। ठीक है, $6.6 ट्रिलियन। ठीक है, $6.6 ट्रिलियन। अब इसको अगर आप डॉलर से मल्टीप्लाई करोगे, इस टाइम $240 रेट चल रहा है, तो वो कैलकुलेटर भी में भी नहीं आएगा। अब इसमें जब आप काम करते हो ना, आपको ये देखना होता है कि मेरे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, ठीक है ना? अगर मेरे पास $100 है, मेरे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, अगर मेरे पास $10,000 हैं, तो मेरे पास 4 ज़ीरोज़ हैं। जितना ज़्यादा आपका कैपिटल होगा, उतने आप मार्केट में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आप जब एक्सचेंज में जाओगे, वहाँ पे आपको
बहुत सारे बेनिफिट्स नए मिलेंगे जो हमारी लोकल एक्सचेंज में भी अवेलेबल होते हैं। मैं आपको भी लोकल से इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको जो चीजें क्लियर नहीं है ना वो आगे क्लियर हो जाए। जब हम टर्मिनल पे आएंगे एनालिसिस, आपका पीछे कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। रमजान, माइक अपना म्यूट कर लो रमजान। हेलो, वालेकुम सलाम। ओए सितारू, किवें हालात है? अरे इकबाल, ये कौन था, इसको किसने लिख दिया? अपना याद रखिए, माइक सब लोग म्यूट रखें। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा अब्दुल्ला भाई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इसमें अभी आपने बताया कि 6.6 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो ज्यादातर जो वॉल्यूम होता है, मैंने काफी जो है मैं रिसर्च भी की, लेकिन मुझे इसका कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिला कि जो आंसर नहीं मिला कि जो ज्यादातर वॉल्यूम होता है वो किसका होता है। मतलब बैंक कौन सा ऐसा कंट्री है जो इसमें ज्यादा जो है ना वो इसमें कर रहा है। मतलब आम जैसे हम जैसे कर रहे हैं ट्रेडिंग, एक बंदा जो है अपने मोबाइल से कर रहा है, उसका ज्यादा वॉल्यूम उनका है या कोई बैंक का है, यार या कौन सी ऐसे कंट्री की यही बैंक है बात जो ज्यादा वॉल्यूम इसमें जो है वो कर जाहिर सी रही है। बात है, जो ज्यादा वॉल्यूम है वो जाहिर सी बात है जो बड़े फंड्स वाले लोग हैं, लाइक बैंक्स हैं, बड़ी फंड मैनेजर्स हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, उनका वॉल्यूम ज्यादा है। ये आप नीचे देख रहे हो, सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है। अब दुनिया की जो सबसे बड़ी एक्सचेंज जिसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर है ना वो न्यूयॉर्क का है, ठीक है। अब सुबह जैसे ही होती है ना ये एक्सचेंज ऑलमोस्ट 23.5 आवर्स चलती है, ठीक है, आधे घंटे का बीच में ब्रेक आता है। सिडनी सबसे पहले सिडनी में सुबह होती है, सुबह होगी वहां की एक्सचेंज ओपन हो जाएगी। अब हम लोग उस टाइम ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए पाकिस्तान में बैठ के 24 घंटे अवेलेबल है, जिस टाइम मर्जी हम चीज लें, जिस टाइम मर्जी हम बेचें, ठीक है। सिडनी से स्टार्ट होगा, सिडनी का इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, टोक्यो का इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, लंदन का वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम सबसे बड़े जो हेज फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं ना, जो बड़ी कंपनीज बैठी हैं, वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क की एक्सचेंज का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, और मार्केट सबसे ज्यादा जब तेज होगी ना वो इस टाइम होगी, अभी ग्रीन लाइन आप देख रहे हो जन। इसका मतलब ये है कि जी जी। लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन इकट्ठा चल रहा है इस टाइम, लंदन में और न्यूयॉर्क में दोनों की एक्सचेंजेस ओपन है, दोनों के इन्वेस्टर्स इस टाइम मार्केट में इन और काम कर रहे हैं। जब ये दोनों एक्सचेंजेस पैरेलल चल रही होंगी ना उस टाइम सबसे ज्यादा मार्केट में मूवमेंट होगी, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा होगा। ठीक हो गया, ठीक। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है, फिर मैं आगे बताता हूँ। 10 मिनट्स क्यों आ रहा है? जूम पे लिमिटेड मीटिंग कर दी है उन्होंने क्या? हाँ जी, इसको परचेज करना पड़ता है, इसका अगर पैकेज ना हो तो 10 मिनट के बाद ये मीटिंग जो है ना वो डिसलाइन कर देते हैं। चलो दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं इसको परचेज कर लेता हूँ आज। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अब मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है, कि एक बंदा बोलता है कि यार मैं अगर एक प्रोडक्ट हम चूज कर लेते हैं, सपोज करो गोल्ड हम चूज कर लेते हैं कि यार मैं गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, अगर मैं इन्वेस्टर साइड से सोच रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा क्या बेनिफिट है जो मुझे लोकल मार्केट में नहीं है। अगर मैं लोकल मार्केट में जाता हूँ, ठीक है, वहां पे मुझे क्या बेनिफिट्स हैं, और मुझे इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मुझे क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। लोकल मार्केट में सिक्योरिटी का इशू होगा उसको, ठीक है, क्वालिटी का, वही जो मैं आपको पहले बताया, ठीक है, क्वालिटी का उसको इशू होगा। सिक्योरिटी ये है कि यार मैं गोल्ड लेने की हूँ, रास्ते में गोल्ड चोरी ना हो जाए, मुझे पहचान नहीं है गोल्ड की। क्वालिटी का इशू ये है कि भाई गंदी क्वालिटी का ले आऊंगा वापस उसकी रीसेल अच्छी नहीं होगी। ये इन्वेस्टर साइड से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फुल पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप लेके आओगे, घर रखोगे या जो भी है, वो सिर्फ
इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आप उसको लेके घर लेके आओगे इन्वेस्टमेंट करके उसकी। अब इंटरनेशनल मार्केट में आपको जो बेनिफिट है, सिक्योरिटी का इशू नहीं है, ठीक है ना। सिक्योरिटी का इशू इसलिए नहीं है क्योंकि आप चीज़ की डिलीवरी नहीं ले रहे, आपकी चीज़ एक्सचेंज में ही पड़ी हुई है, ठीक है। आप यहाँ से बैठ के परचेज करोगे और यहीं से बैठ के आप उसको सेल कर दोगे। हाई लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी बेसिकली ये होता है कि आप अगर एक गोल्ड परचेज करने गए हो सोनार के पास या किसी भी बंदे के पास, आप उससे गोल्ड लेके आए हो, आपको रात को 3 बजे या रात को 1 बजे आपको किसी भी एक टाइम पे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आप वो बेचना चाहते हो, आप फ़ौरन कभी भी वो नहीं बेच सकते। गोल्ड को आपके लिए आपको पहले कोई बंदा ढूँढना पड़ेगा, चाहे वो गोल्ड लेने वाला सुनार हो या कोई और बंदा हो। जब तक आप उसे बेचोगे नहीं, आपके हाथ में कैश नहीं आएगा। तो आपके जो एसेट्स हैं ना, आप उसको इंस्टेंट कैश नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये बिजनेस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बिजनेस है जिसमें हाई लिक्विडिटी है। इतनी दुनिया में किसी बिजनेस में लिक्विडिटी हाई नहीं है। आप प्रॉपर्टी का काम करो, कोई भी काम करो, उसमें आपकी चीज़ 10,000 की थी, वो 1 लाख की होगी। जब तक वो बिकेगी नहीं, जब तक नहीं सेल होगी, आपकी जेब में उसके पैसे नहीं आएंगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप विद इन सेकंड्स चीज़ ले सकते हो, विद इन सेकंड चीज़ बेच सकते हो, क्योंकि इसमें $6.6 ट्रिलियन का ऑलरेडी इन्वेस्टर मार्केट में ही ना बैठा हुआ है। वो लेने वाले बेचने वाले पर सेकंड, हर सेकंड में लोग ले रहे हैं, बेच रहे हैं। आपको ये नहीं ढूंढना कि मुझे चीज़ किसको बेचनी है, आपको ये सोचना है कि मुझे चीज़ किस रेट पे सेल करनी है, बस। लिवरेज, ठीक है। लिवरेज बेसिकली ये होती है कि आपको मार्जिन पे चीज़ मिलती है, ठीक है। अब लोकल मार्केट में आप जाओगे, ये जो मैंने फुल पेमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपने अगर 1 लाख का सोना लेना है, आपको पूरा 1 लाख देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिवरेज मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे कम से कम भी आपको लिवरेज जो है ना 1/100 की, मतलब कि 1/100 का मतलब ये है कि 100 रुपए की चीज़ लेने के लिए 1 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप 1 रुपए से 100 रुपए की चीज़ ले सकते हो, ठीक है। 1000 में आप 1 लाख रुपए की चीज़ ले सकते हो। प्रॉफिट आपको पूरा 1 लाख पे होगा, लॉस भी आपको पूरे 1 लाख पे होगा। इससे होता क्या है कि आपकी जो कैपेसिटी है बाइंग की, वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसके पास 10 लाख हैं, ठीक है, लोकल मार्केट की बात करें तो, ठीक है। इसके पास 10 लाख थे, इसने जाके एक कार ले ली, ठीक है। कार का रेट बढ़ गया 1 लाख, इसको 1 लाख प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में इस बंदे के पास 10 लाख था, ठीक है। इसने सपोज करो मार्जिन पे, यहाँ पे मार्जिन पे चीज़ मिल रही, इसने 1 लाख में एक कार परचेज कर ली, ठीक है। अब इसको प्रॉफिट पूरी कार पे होना है। कार का रेट बढ़ गया 1 लाख, इसको 1 लाख बच गया। अब इसके पास क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा पावर है बाइंग करने की। ये यहाँ पे लिवरेज पे उसी 10 लाख में जिसमें वो एक कार ले सकता था, ये यहाँ पे 10 कार्स ले सकता है। अब एक कार के ऊपर अगर 1 लाख बढ़ेगा तो इसको 10 लाख का प्रॉफिट है। ये बेनिफिट है लिवरेज का, ये बेनिफिट है मार्जिन ट्रेडिंग का, कि आप अगर मार्जिन पे चीज़ लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है, एक्स्ट्रा लिवरेज मिल जाती है। आप अपनी जो कैपेसिटी है उससे 100 गुना ज़्यादा की चीज़ परचेज कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा लिवरेज वाला। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक तो पूछ लो आप साथ साथ। किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं मुझसे। नो क्वेश्चन, ओके। अच्छा, अब लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में एक और मेजर डिफरेंस बताता हूँ आपको मैं, वो है हेजिंग, ठीक है। हेजिंग बेसिकली क्या होती है, लोकल मार्केट में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं बायर्स, एक होते हैं सेलर्स, ठीक है।
बायर वो है जो आपसे चीज लेवरेज का। सर ब्रोकर को क्या फायदा? देखो ब्रोकर आपको लेवरेज नहीं दे रहा, ब्रोकर आपको लेवरेज नहीं दे रहा, ये बेसिकली मार्केट में ही लेवरेज है, ठीक है ना। कोई भी बंदा डिलीवरी नहीं ले रहा, आप जिसको बेच रहे हो वो भी लेवरेज पे परचेज कर रहा है, वो जिसको बेच रहा है वो भी लेवरेज पे परचेज कर रहा है। मतलब कि आप एक ही दुकान की प्रॉपर्टी है, एक ही घर है 10 मरले का, उसको आपने लिया, टोकन दे दिया, भाई मैंने ये 50 लाख का ले लिया। आगे अगले बंदे ने आपको टोकन दे के आपसे 60 लाख का ले लिया। तो ये इस तरह से पूरा सेटअप चलता जा रहा है। इसमें किसी भी बंदे ने अपने लिए वो चीज़ रखनी नहीं है। ये टोटल इस तरह वो बाय करता जाएगा और आगे बेचता जाएगा। उसका मकसद है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, ठीक है। अब लोकल मार्केट में 2 किस्म के लोग हैं, एक बायर्स हैं, एक सेलर्स हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 3 किस्म के लोग हैं, सेलर्स और एडवांस सेलर्स, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है अब्दुल्ला। हाँ जी, पूछो। काफी सारे ब्रोकर जो होते हैं वो ज्यादा लेवरेज दे रहे होते हैं, मतलब कुछ ब्रोकर होते हैं वो 1.555 की दे रहे हैं, कुछ 1.222 की दे रहे हैं, हम्म। ठीक है। वो इसका क्या फर्क होता है? अगर वो मार्केट की तरफ से है तो कुछ हाँ, ब्रोकर कम दे रहे हैं और कुछ ब्रोकर ज्यादा दे अब मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है कि एक आप शॉप पे जाते हो ना, वहाँ पे आपको 1 किलो कढ़ाई मिल रही है 1000 रुपए में। दूसरी शॉप पे जाते हो, वहाँ पे आपको 1 किलो कढ़ाई मिल रही है 800 में। फिर आगे जाते हो, वो 1 किलो कढ़ाई आपको 600 में मिल रही है। ये बेसिकली होता क्या है, ये ब्रोकर्स का आपस में कंपटीशन होता है। वो थोड़ी एक्स्ट्रा फेवर देते हैं जो मार्केट में दूसरा ना दे रहा हो। अब इसके लिए जो एक्स्ट्रा फेवर आपको दे रहा होगा ना, वो जो एक्स्ट्रा लिवरेज में और इस चीज़ में जो मार्केट में आगे लिवरेज चल रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ब्रोकर्स के आगे ना एक्सचेंज में ब्रोकर डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। ब्रोकर के आगे भी बैंक्स होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है ना। अब एक ब्रोकर किसी और लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ काम कर रहा है, दूसरा किसी और के साथ कर रहा है, उसको वहां से लिवरेज और मिल रही है, उसको वहां और मिल रही है। हर ब्रोकर के पास कैपेसिटी भी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप एक होलसेलर के पास जाते हो, आप उसे कहते हो यार मुझे एक पूरा कंटेनर चाहिए, वो आपको रेट थोड़ा चेंज देगा, ठीक है, उसका रेट आपको और मिलेगा। आप एक एक के पास जाते हो, आप उसे कहते हो भाई मुझे 2 कॉटन चाहिए इस चीज़ की, उसका रेट आपको और मिलेगा। तो ब्रोकर जो होते हैं ना, उसके पास जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है, वो उस हिसाब से आगे डील करते हैं। अब कुछ जो ब्रोकर अच्छे नहीं हैं और वो आपको उसके बावजूद एक्स्ट्रा लेवरेज दे रहे हैं ना, तो वो बेसिकली मार्केट मेकर्स होते हैं। वो आपकी एंट्रीज़ और इसमें प्रॉब्लम्स करते हैं, इसमें आप आपके साथ आगे वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं। आप बेहतर समझते हो, असल में मैं थोड़ी सी टफ बताऊंगा ना तो इनको फॉर समझ नहीं आएगा, एग्जांपल ये लोग नहीं हुए हैं। फॉर मार्केट में ठीक एग्जांपल लगे जैसे होते हैं। ओक्टा एफएक्स है, हाँ इस तरह के जो ब्रोकर्स हैं मार्केट मेकर, सिंपल से ये भी हाँ। ज्यादा लेवरेज देता है, लेकिन देखो इनका वो जो बाकी सारी ईसीएन चीजें स्टूपिड। ईसीएन अकाउंट्स होते हैं ना, ईसीएन अकाउंट वो होते हैं जिसमें ब्रोकर आपको डायरेक्ट एक्सचेंज से लिंक कर देता है, आपकी ट्रेड वो देख रहा नहीं होता, ठीक है ना। ईसीएन अकाउंट वो होते हैं। उसके अलावा जितने भी अकाउंट